हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 सपनों कैसे दिन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। लेखक का कथन है यहाँ पर कि जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी तो वो अपने ननिहाल जाते थे, नानी के यहाँ जाते थे, और यदि किसी साल किसी कारणवश नानी के यहाँ नहीं जा पाते थे तो उनके घर के पास ही एक तालाब था, उस तालाब में जाते थे, नहाते थे, कूदते थे, और तालाब के पास ही रेत का एक बड़ा टीला सामने की ओर बना हुआ था। जब ये लोग उस तालाब के पानी में कूदते और शरीर गीला हो जाता तो उस रेत के टीले पर जाकर लोटपोट होते, और जब उस शरीर के ऊपर रेत लग जाती, इनके पूरे शरीर रेत से लथपथ हो जाता, तो ये पुनः किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। और बच्चे यह काम न जाने कितनी बार करते, 5-10 बार करते या 15-20 बार करते, यह उनको पता नहीं है। कुछ बच्चों को तो तैरना भी नहीं आता था, फिर भी वो तालाब में कूदते थे। कुछ को तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। कुछ बच्चे जब तालाब के पानी में गहरे चले जाते और उनको बाहर निकलना नहीं आता तो दूसरे बच्चे उनको क्या सलाह देते कि तुम भैंस की पूंछ पकड़ लो या भैंस के सींग पकड़ लो और बाहर आओ। उन्हें ढांढस बनाते, उन बच्चों को धीरज बनाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता, गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। अर्थात कितनी बाधाएं आए, मुंह में गंदा पानी भर जाए, वो खांसने लगे, हाय हाय करने लगे। कुछ बच्चों को तैरना भी नहीं आता था, परंतु फिर भी बच्चों का तालाब के में कूदना और खेलना बंद नहीं होता था। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे जैसे छुट्टियों के दिन कम होने लगते बच्चों की चिंता बढ़ने लगती, और उनकी चिंता का कारण क्या था? स्कूल में उनके टीचर्स ने, उनके अध्यापकों ने जो उन्हें होमवर्क करने के लिए दिया है वही उसका कारण था। जैसे हिसाब के मास्टर जी अर्थात गणित के अध्यापक ने, जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। जो गणित के अध्यापक थे वो कम से कम बच्चों को 200 सवाल करने के लिए करते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। बच्चे अपने मन ही मन में हिसाब करते, यदि कुल मिलाकर हमको 200 सवाल करने के लिए दिए हैं और यदि हम 10 सवाल भी रोज करें तो पूरी छुट्टियों में सवाल हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता, अर्थात 1 महीना निकल चुका होता था, तब बच्चे ये सोचते। दिन बहुत छोटे लगने लगते, ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। यानी कि जैसे जैसे छुट्टियों के दिन समाप्त होने लगते बच्चों की चिंता बढ़ जाती, और उनकी चिंता का कारण था स्कूल में अध्यापकों ने जो उन्हें काम करने के लिए दिया है उसे कैसे वो खत्म करें। और कुछ बच्चे तो क्या सोचते कि इससे तो अच्छा है कि हम मास्टरों की पिटाई ही खा लेंगे। ऐसे में लेखक ने क्या बताया है कि उनका एक सबसे बड़ा नेता था, एक छात्र नेता था, उस नेता का नाम उन्होंने बताया है ओमा। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। यहाँ पर ओमा के बारे में बताया जा रहा है कि उसका स्वभाव, उसका जो देखने का तरीका था वो सब कुछ अलग था।
हांडी जितना बड़ा सिर, वो देखने में कैसा लगता था, उसका सिर जो था वो हांडी के जितना यानी कि बहुत ही बड़ा था। उसके ठिगने 4 बालिश के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो, यानी कि उसका सिर बड़ा था और उसका पूरा जो शरीर था वो केवल एक बालिश भर का था, छोटा सा शरीर था। ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता, वो देखने में बहुत ही अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगनों तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। जब भी वह किसी से लड़ता तो हाथ पैरों से नहीं, वो उसके सिर से प्रहार करता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। क्या नाम रखा हुआ था? रेल बम्बा। वो जो सिर से मारता था, बच्चों के ऊपर चोट करता था, उसका नाम उन्होंने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था, अर्थात वह उसका नाम रेल बम्बा क्यों रखा? क्योंकि जैसे रेल बम्बा रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर, रेल बम्बा जो होता है वो इंजन की तरह बड़ा और भयंकर होता है, ऐसे ही वो अपने सिर से जो दूसरे बच्चों के ऊपर चोट करता था वो बहुत ही भयंकर होती थी। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। लेखक ने यह बताया है कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा स्कूल था। उसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर 7 कमरे थे और वो सभी कमरे अंग्रेजी के एच अक्षर की भांति आकार में बने थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। लेखक ने बताया है कि उनके स्कूल के जो हेडमास्टर साहब अर्थात जो प्रिंसिपल सर थे, उनका नाम था मदन मोहन शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। अर्थात प्रधानाचार्य का जो कक्ष होता था, मदन मोहन जी शर्मा जी का जो कक्ष होता था स्कूल में, उसके आगे हमेशा एक पर्दा लटका हुआ रहता था। स्कूल की प्रेयर के समय वो बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य क्यों प्रसन्न होते जब वो प्रेयर के समय बाहर आते और बच्चों को देखते कि वो कद के अनुसार खड़े हैं, अर्थात लंबाई के अनुसार खड़े हैं। जो छोटा है वो आगे खड़ा है और जो बड़ा है वो पीछे खड़ा है, तो उनको देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। पीटी के मास्टर का नाम यहाँ बताया गया है मास्टर प्रीतम चंद। वो बच्चों को पीटी सिखाते थे। केवल वह मास्टर जी थे ऐसे थे जो सभी बच्चों की जो लाइनें लगी हुई थी, उनकी बड़ी बड़ी जो कतारें लगी हुई थी, उनके पीछे खड़े रहते थे और उनको देखते रहते थे कि कौन सा लड़का कतार में यानी कि पंक्ति में सीधा लगा हुआ नहीं है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वो उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। अर्थात यहाँ कहा गया है कि पीटी के मास्टर जो प्रीतम चंद थे वो बहुत ही सख्त स्वभाव के थे, बच्चों को डांटते थे, मारते थे और यहाँ तक कि इतना मारते थे कि खाल खींचने मुहावरे की बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अर्थात बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मारते थे और बच्चों में इस बात का भय था। इसी कारण वह प्रार्थना के समय कतार में क्रमबद्ध होकर खड़े होते थे और यह भी कोशिश करते थे एक बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा खड़ा है उनके बीच बराबर की दूरी रहे, क्योंकि वो मास्टर प्रीतम चंद से बहुत ही डरते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। पाठ में बताया गया है कि जहां एक तरफ
पीटी के मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त स्वभाव के थे, बच्चों को डांटते थे, मारते थे। वहीं दूसरी ओर जो उनके प्रधानाचार्य थे, जो हेडमास्टर साहब थे, वह स्वभाव में बिल्कुल उल्टे थे। वो 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। 5वीं और 8वीं जो कक्षा थी उन कक्षाओं को वो अंग्रेजी विषय पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ही अधिक मारना और पीटना। लेकिन यहाँ पर लेखक का कथन है कि उनके जो हेडमास्टर साहब थे उनका स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो कभी किसी बच्चे को नहीं मारते थे। उन्हें याद नहीं कि कभी किसी बच्चे को उन्होंने मारा हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो। यहाँ पर ये बताया गया है इस पाठ में कि उस समय बच्चों को मास्टरों के द्वारा बहुत ही अधिक मारा पीटा जाता था, इसलिए बच्चों के लिए चमड़ी उधेड़ना यह शब्द ऐसा बन गया था जैसे किसी सरकारी स्कूल का नाम हो। बच्चे बार बार इस नाम को लेते थे। अधिक से अधिक वो गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते। यदि हेडमास्टर साहब को कभी गुस्सा आ भी जाता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते। धीरे से बच्चों के गाल पे एक चपत लगा देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। यदि वो किसी बच्चे को गाल पे एक चपत भी लगा देते तो लेखक का कथन है कि वह कैसे थे, कमजोर शरीर वाले, दुर्बल थे, उनके ऊपर भी उस चपत का कोई असर नहीं होता था। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्कूल बच्चों के लिए वो जगह नहीं थी जहां बच्चे उत्साह के साथ जाना पसंद करते थे। बच्चों की स्कूल जाने में रुचि नहीं थी। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक, यानी कि पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता। लेखक ने यहाँ बताया है कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे क्योंकि मास्टरों की मारपीट का उन्हें भय अधिक था। दूसरा, उनको काम भी बहुत अधिक दिया जाता था। लेकिन एक कारण यहाँ पर बताया गया है जिससे बच्चे स्कूल जाना पसंद करते थे। यद्यपि मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त स्वभाव के थे, बच्चों को मारते थे, डांटते थे, लेकिन उनके द्वारा बच्चों को जो पीटी करवाया जाना, स्काउटिंग के बच्चे को जो वो पीटी करवाते थे, बच्चों को वो बहुत ही आनंदकारी और रोमांचक लगता था और बच्चे इसलिए स्कूल जाना चाहते थे। फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, मतलब फिर से करो, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डों, यहाँ पर गुड्डों बोला गया है गुड का बहुवचन, अर्थात बच्चों को स्कूल में कॉपियों में उनके अध्यापकों के द्वारा जो गुड दिया जाता है वह सारे साल भर के गुड, और मास्टर प्रीतम चंद का बच्चों को एक शाबाशी देना तो वो शाबाशी उन सारे गुड से बढ़कर बताई गई है, वह अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। ये ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी, यानी कि बच्चों को स्काउटिंग के दौरान अभ्यास करना बहुत ही अच्छा लगता था और पीटी सर जो उन्हें शाबाशी देते थे वो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे कि साल भर में जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, बच्चों को डांटता फटकारता रहता हो और वह उनसे शाबाशी कहे तो बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता था। उनको बच्चों ने ये कारण बताया, लेखक ने यहाँ पर इसका कारण ये बताया है कि
हो सकता है उनको ये अच्छा इसलिए लगे कि जो व्यक्ति साल भर में उनको डांटता फटकारता रहता हो, वो यदि एक बार उनको शाबाशी दे तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता था। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे, वे अमीर लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते, यानी कि लेखक को हमेशा उस लड़के की पुरानी किताबें मिलती थी। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था। लेखक का कथन है कि किताबें तो उनको फ्री में मिल ही जाती थी, स्याही दवात कलम के ऊपर भी मुश्किल से 1 रुपया खर्च होता था, लेकिन उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ा होता था। 1 रुपये में कितना, 1 सेर यानी कि 1 किलो घी आया जाया करता था और 2 रुपये की 1 मन गंदम, 1 मन गंदम यानी कि 2 रुपये में कम से कम 40 किलो गेहूं आ जाता था। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। उस समय जो अमीर लोग होते थे उनके बच्चे ही पढ़ने जाते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का, श्रेणी मतलब कक्षा में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। बच्चों में उत्साह नहीं था स्कूल जाने का, चाहे वो नई क्लास में जा रहे हों। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमा हुआ था। यानी कि बच्चों को लगता था कि नई क्लास में जाने पर कुछ मुश्किल होगी पढ़ाई और मास्टर वापस से मारेंगे पीटेंगे, तो बच्चों को स्कूल जाने का उत्साह नहीं होता था।